स्कूल में अभी विंटर वेकेशन नहीं हुआ है क्या सबका? सर विंटर वेकेशन नहीं मिलेगा, 3 दिन का छुट्टी दे दिया है, 1 2 3 बार। हाँ तो अभी छुट्टी ही है, घर पे ही है सब, और क्या। फिर भी नाम का भी एक छुट्टी होना चाहिए ना, नो क्लास वाला। तो 1 2 3 3 दिन छुट्टी होने गया। सर तो 3 दिन का विंटर वेकेशन रहेगा। कितना चाहिए स्कूल में, कहाँ तक हो गया है अभी नहीं पता सर, क्लास अटेंड सिलेबस? नहीं करता हूँ। तो फिर भी लूप में रहना चाहिए, कोई करता होगा तो उससे पूछ लिया करो। सर मोस्टली लोग का तो शाम को कोचिंग ही रहता है, तो कोई नहीं कर पाता है ज्यादातर। 1 2 बच्चा करता है तो उस सबसे मतलब बातचीत नहीं होता है उतना। और ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे टॉर्क, जैसे कि वो भी पता अगर किसी का रहे तो ठीक रहता है कि हम लोग आगे चल रहे हैं कि पीछे, हो तो पता रहेगा। सब पीछे चल रहे हैं। सर पीछे कहाँ ही तक हो होंगे, गया? स्कूल में सर 3 दिन में चैप्टर खत्म कर देता है। हाँ वो तो है, अगर सिर्फ थ्योरी बताना रहे तो हो ही जाएगा, ज्यादा थोड़े है। ठीक है। हम लोग देखते हैं अपना रोटेशनल मोशन, उसमें ठीक है। एक बार किसी को पता है कि कहाँ तक हुआ है? तो टॉर्क का क्वेश्चन हो रहा था कल। सर यहाँ पे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चल रहा है। ओ, हम लोग 2 3 चैप्टर पीछे हैं। ठीक है, एक सप्ताह और, उसके बाद तो हाँ, तुम लोग का भी शायद फिजिक्स क्लास बढ़ेगा, 4 से 5 होगा और क्या, क्योंकि 12th वाले लोग का इस वीक में खत्म हो जाएगा फिजिक्स। तो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस देख रहे थे कि अगर कोई भी बॉडी है रोटेट नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए 2 कंडीशंस मस्ट थे, एक तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए और टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस या एनी पॉइंट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही लैडर प्रॉब्लम तो हम लोग जानते हैं, सीढ़ी सबने देखा होगा। ठीक है, ये वाला नहीं जो हम लोग रेडीमेड बना हुआ रहता है, लकड़ी वाले की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाल है, ठीक है, और इस वाल पे कोई भी एक लैडर जो है ऐसा टिका हुआ है। ठीक है, लेट से एक कोई लैडर इस पे अड़ा हुआ है। ठीक है, तो लैडर है, सिर्फ फिलहाल इसमें हम सिर्फ लैडर ही लिए। लैडर पे आदमी भी चढ़ा सकते हैं, हाथ में बकेट भी थमा सकते हैं, सारे के लिए एक ही चीज होगा। लैडर है, फ्रिक्शन हम हर जगह फिलहाल 0 माने, ठीक है। लेकिन हम इस सरफेस पे फ्रिक्शन 0 मानेंगे तो हम जानते हैं कि अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये सीढ़ी जो है पीछे की तरफ स्लिप करेगा। यहाँ पे लेट्स से कि फ्रिक्शन वाल पे 0 है। प्रॉब्लम्स में दोनों जगह फ्रिक्शन दे सकते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रिक्शन 0 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर दोनों सरफेसेस पे फ्रिक्शन 0 कर देंगे तो लैडर इस अवस्था में रुका हुआ तो नहीं रहेगा, क्योंकि रोकने वाला कोई फोर्सेस मौजूद नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमको दो दो कंटेक्ट दिख रहे हैं, यानी कि लेडर जो है इस पॉइंट पे कंटेक्ट है और इस पॉइंट पे कंटेक्ट है। लेडर का मास लेट से कि इसका मास जो है वो m है, स्मॉल m मान रहे हैं। तो अगर इसका मास m है तो हम जानते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास पे एक नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा होगा। ठीक है, फोर्सेस हम देख रहे हैं किस पे कौन कौन से लग रहे हैं। दूसरा फोर्स, इस सरफेस पे ऐसा कंटेक्टेड है तो यहाँ पे कोई एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा।
हो सकता है इसको n1 बोल दें या n2 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नामकरण इसको हम n1 बोल रहे हैं, इसको n2। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, इसलिए वहां पे n1 इधर और यहाँ पे n2 ऐसा। mg सेंटर पे लग रहा होगा, यानी कि लेडर का जो मास है m है लेंथ से कि l है। ठीक है, ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे। अगर इस ग्राउंड वाले सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा तो खुद बताओ किधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ग्राउंड वाले सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा सीढ़ी पे? राइट साइड से। राइट साइड, क्योंकि पीछे की तरफ टेंडेंसी रखता है पीछे की तरफ जाने का, तो यहाँ फ्रिक्शन F लग रहा होगा। ठीक है, मोशन नहीं है तो ये ऑफ कोर्स ये जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा। यस। ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक इन नेचर होगा, यानी कि n1 इधर n2 ऊपर, फ्रिक्शन इधर, ये सारी चीजें। अब और कोई फोर्सेस तो हमको नहीं दिख रहा है कि और कोई फोर्स लग रहा हो। ये एंगल हम बोल देते हैं कि थीटा पे इंक्लाइंड। ये हमारे सारे फोर्सेस हो गए। ठीक है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं कि n1 फाइंड करो, n2 फाइंड करो, फ्रिक्शन फाइंड करो, यही सब फाइंड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम देखे हैं कि कोई भी लेडर है, मान लेते हैं कि लकड़ी का बना हुआ लेडर है, इसको वाल पे ऐसे टिका के किसी एंगल पे रखे हुए हैं। फिलहाल सिर्फ लेडर है, हम इस पे चढ़े नहीं हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका ये जो बॉटम पे एंड है, ए पॉइंट है, वो पीछे की तरफ सरकने का कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और रोक रहा होगा, और फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। स्टैटिक है तो लिमिटिंग है या नहीं है हम ये नहीं बता सकते। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पे नॉर्मल n2 है, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये म्यू n2 n2 के बराबर होगा, लेकिन लिमिटिंग है कि नहीं है ये हम फिलहाल उतना आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू n2 हम बोल सकते हैं कि उसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है उतना हो सकता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि बताओ कि आदमी कहाँ खड़ा रहे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगे, ये रहे वो रहे, सवाल बन सकता है। सबका बेसिक प्रोसेस जो होगा यही होगा कि हम इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हमको इस पिक्चर से अगर हम फोर्स बैलेंस करें, फोर्स बैलेंस से हमको क्या इक्वेशन दिख रहा है, यानी कि फोर्स बैलेंस तो हम जानते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स ओ भी जीरो एंड समेशन ऑफ एफ वाई ओ भी जीरो। नेट फोर्स है तो हम लोग जनरली जब दो डायरेक्शंस में लग रहे होते हैं तो हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, तो यहाँ एक तरफ फ्रिक्शन लग रहा है और एक तरफ n1 लग रहा है। तो F जो होगा n1 के बराबर, अगर ये जो हमारा गिवन लैडर है ये अगर मूव नहीं कर रहा है तो। y की डायरेक्शन में अगर देखें तो, अगर हम y की डायरेक्शन में देख रहे हैं तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि n2 जो है वो mg के बराबर है। ठीक, यहाँ पे हमको अननोन कितने मिल रहे हैं, 1 2 3। हम n1f को लिमिटिंग जब तक कहा ना जाए तब तक हम नहीं रख सकते। चलो वो भी लिख देते हैं, लिमिटिंग जो आएगा वो आएगा म्यू इनटू n2। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है हम ये नहीं कर सकते हैं कि कितना कर रहा है। मे भी हो सकता है कि ये लिमिटिंग वैल्यू भी हो। ठीक है, जैसे कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन में ये सारे केसेस जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको अननोन्स दिख रहे हैं 3, इक्वेशंस 2। तो अब n1 n2 तो मिल गया हमको, f और n1 कैसे पता करें? तो हमको दिख रहा है कि ये जो स्टेयर है इसका टेंडेंसी किसी भी एक्सिस के अबाउट माने, जैसे पॉइंट ए लिए हैं उसी एक्सिस के अबाउट अगर मानते हैं तो रोटेट होने का चांसेस तो इसको दिख रहा है। ठीक है, रोटेट होना चाहेगा, लेकिन
रोटेट हो नहीं रहा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हम रोटेशनल इक्वेशन से बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम। अगर इसको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो टॉर्क नेट जीरो करेंगे किसी भी एक्सिस के अबाउट। नेट फोर्स जीरो है तो ये टॉर्क नेट कोई भी एक्सिस ले लें तो जीरो ही आएगा। तो हम सहूलियत के लिए पॉइंट ए ले लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट ए जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, टॉर्क अबाउट ए जो है वो जीरो होगा। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये N2 और F इसी पॉइंट से जा रहे हैं तो उसके लिए तो टॉर्क जीरो होगा। तो हमको दिख रहा है कि mg वाला क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो माइनस mg L/2। ठीक है, अब डिस्टेंस हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो Lg cos ऑफ थीटा आ जाएगा। वैसे ही N1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस N1। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिलेगा वो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, यही मिलेगा, यानी कि L ऑफ साइन थीटा। ये डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा जो कि हमको L साइन ऑफ थीटा दिख रहा है। तो यहाँ से N1 साइन ऑफ थीटा ये किसके बराबर होगा, जीरो। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको N1 का वैल्यू मिल जा रहा है, कितना मिल रहा है, mg cot थीटा बाई 2, इतना ही आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना है। mg/2 cot ऑफ थीटा N1 आ रहा है और यही हमको फ्रिक्शनल वैल्यू लग रहा होगा। F भी कितना के बराबर हो जाएगा, तो mg tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमको ये सारे कहानी इसमें करने होते हैं। ऐसा भी बोला जा सकता है कि हमको बोलो कमेंट अबाउट म्यू। ठीक है, म्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, सो डेट यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में ही रहे, सो डेट लैडर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, म्यू का वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यही मतलब हुआ कि हम म्यू के बारे में कमेंट करें, म्यू का क्या वैल्यू हो सकता है कि लैडर इक्विलिब्रियम में ही रहे, यानी कि उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है कितना तक n से डिवाइड कर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एफ मैक्स जो हो सकता है वो हो सकता है म्यू इंटू N2 यानी कि म्यू mg। ठीक है, अब कहा जा रहा है हमसे कि म्यू कितना होगा, तो यहाँ से म्यू को फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि फॉर लिमिटिंग केस इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सर वहाँ पे cot थीटा होगा शायद F अच्छा के हाँ इक्वेशन ऊपर, में। हाँ ऊपर कॉट है तो कॉट ही रहेगा। ठीक है, ये चीज है। अब क्या कर सकते हैं बताओ लिमिटिंग केस के लिए, ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है। रिक्वायर्ड वैल्यू जो होगा हमेशा इक्विलिब्रियम में होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के लिए एफ रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू सॉरी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो हो नहीं सकता है, एफ मैक्स ज्यादा रहेगा। एफ रिक्वायर्ड हमेशा मैक्सिमम जो अवेलेबल है उससे कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम रख लेंगे mg cot थीटा बाई 2 शुड बी लेस देन म्यू mg। mg से mg गया तो यहाँ हमको मिल रहा है कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू cot ऑफ थीटा बाई 2, यानी कि म्यू अगर cot थीटा बाई 2 से ज्यादा रहा तो इस वेट के लिए, यहाँ पे वेट से तो मतलब है नहीं, mg से, तो इतना फ्रिक्शन के लिए ये जो हमारा लैडर है थीटा एंगल पे गिरेगा नहीं। लेकिन म्यू का वैल्यू अगर हम इस cot थीटा बाई 2 से कम रखें तो
स्लिप कर जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सिंपल सा चीज है, अगर हम बेसिक चीजें जानते हैं तो इसमें कुछ भी ला दे हमारे लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो किसी भी बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लेते हैं ये सरफेस है, यहाँ पे ये लैडर है, ठीक है। बोल रहा है कि लैडर जो है 10 मीटर का है, मास उसका 10 केजी है। और हमसे कहा जा रहा है कि निचले पोजीशन से 8 मीटर के दूरी पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 8 मीटर के दूरी पे जो है एक आदमी खड़ा है, जिसका वेट जो है, मास जो है वो 50 केजी है। इसको कैपिटल एम कर देते हैं। ये जो एंगल है वो 53 डिग्री, ठीक है। हमसे वही पूछा जा रहा है, फाइंड N1 यानी नॉर्मल, जो भी जहां जहां भी लग रहा होगा, एंड फ्रिक्शन। ठीक है, N1 यहाँ को बोलना और N2 यहाँ के लिए, ताकि सबका सेम है। ट्राई करो। ये जो फ्रिक्शन है नॉट जीरो है, यहाँ का फ्रिक्शन जीरो है। सर एक सेकंड ठीक है, बनाओ। कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए हैं, और कोई फोर्सेस छूटता हुआ तो दिख नहीं रहा है।
हो गया। सर N2 का 600 न्यूटन। N1 and friction. सर एक सेकंड। प्लस यहाँ से N1 के लिए लिखेंगे तो N1 इंटू 10 साइन 53 डिग्री इक्वल टू 0 है। N1 कितना आ गया बोलो? सब बड़ा हो गया सर। 25 इंटू 207/2। 500 at 9 4500 cos 53 डिग्री डिवाइडेड बाई यहाँ से 10 ऑफ साइन 53 डिग्री, इतना ही तो हो रहा है। 4/3 600 न्यूटन ही आ रहा है भी। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। ये 500, ये 500 इंटू 8 तो 9 5 45 that cos of 53 डिग्री। अच्छा उल्टा कर दिए। cos 53 जो होता है वो 3/5 होता है। 50 इंटू 3/5 और ये 4/5 यानी कि 3/4 होगा। ठीक है, यही आ रहा है। यस सर ऐसे कुछ। इसको सॉल्व करने से कितना आ जा रहा है? जो भी आ रहा है इतना न्यूटन दिख रहा है। ठीक है, N1 इतना आ रहा है तो फ्रिक्शन भी इसी के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे से सवाल दिए जाते हैं। HC वर्मा में देखोगे तो एक लैडर है ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जो नॉर्मल लगेगा ऐसा नॉर्मल लगेगा तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो हमेशा देखना है कि नॉर्मल हमेशा जो भी सरफेस पे रखा हुआ उस सरफेस से नॉर्मल होना चाहिए, तभी नाम नॉर्मल है। ठीक है, यस सर। वहाँ गलती करते हैं लोग, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि वहाँ पे एक डायरेक्शन नहीं रह जाएगा। यानी जो भी सरफेस पे दिखा जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट अड़ा हुआ है तो किधर की तरफ लगेगा वो चेक करना है। ठीक है, इसके बाद है टॉर्क अबाउट एक्सिस। किसी एक्सिस के अभी तक देख रहे थे, जो भी हमारा एक्सिस जो ले रहे थे जिसके अबाउट वो हमारा जो है एक सिंगल पॉइंट हुआ करता था। लेकिन अगर हम बोले कि एक्सिस जो है वो एक सिंगल पॉइंट ना हो, जैसा कि दरवाजा है, दरवाजा जो हम लोग ओपन करते हैं तो सिंगल पॉइंट के अबाउट नहीं रोटेट करता है, एक लंबा सा एक्सिस होता है उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, तो वैसा केस रहा तो क्या होगा? तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ऐसा हमारा गेट हो गया। ठीक है, ये हमारा दरवाजा हो गया। लेट्स से किसका थिकनेस भी हम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसका थिकनेस है। ये हमारे पास दरवाजा है, तो हम इसकी वेट ये सब पे हम नहीं जा रहे हैं। लेट्स से कि हम इसके इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं।
ठीक। अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराना है, ये हमको दिख रहा है कि एक सॉलिड दरवाजा है, डोर है, तो इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहे हैं। उन फोर्सेस से बताना है कि हम किस फोर्स से इसको रोटेट करा सकते हैं और किससे नहीं। जैसे कि हम पहला फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलरली, ठीक है, यानी कि जो हमारा सरफेस है इस सरफेस से इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये आ गया हमारा F2, ये फोर्स है। तीसरा फोर्स लगा रहे हैं लेट से कि यहाँ पे किसी एंगल पे ऐसा, लेट से कि एंगल थीटा है और इस एंगल पे हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, या चौथा हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 फोर्सेस लगाए हैं, ठीक है। सबके लिए हम R क्रॉस F फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। 4 फोर्सेस है, 4 फोर्सेस के लिए R क्रॉस F फाइंड कर रहे हैं। मैं लिख रहे हैं F1, यहाँ F2, यहाँ F3, यहाँ F4, ठीक है। यहाँ से जो डिस्टेंस लेना है R दूरी ही लेना है, ठीक है। जो भी डिस्टेंस एक्सिस से है सारे R दूरी पे हैं, ठीक है, यानी कि, और यहाँ से ये डिस्टेंस R दूरी पे, ये डिस्टेंस R दूरी पे, ये भी R दूरी पे, सब R दूरी पे। तो बोलो फोर्स 1 के लिए R क्रॉस F का वैल्यू कितना आएगा? RF R इंटू F1, ठीक है। फोर्स 2 के लिए 0 फोर्स 2 0, क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये यहाँ एक्सिस से पास होता हुआ दिख रहा है, R उसके लिए हमको दिख रहा है कि वो 0 ही आएगा, ठीक है। R और F में जो एंगल है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा R वेक्टर होगा, F वेक्टर होगा, तो F2 इधर की तरफ लग रहा है, R वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, ये ना आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे ऐसे लगा रहे हैं इस एक्सिस से, अच्छा वेक्टर है, तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R इंटू F2 cos ऑफ 180 आ रहा है, तो इतना आएगा। वैसे ही तो F3 के लिए, साइन अच्छा साइन, सॉरी, हाँ वही हम भी साइन यानी कि 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। F3 के लिए सर F साइन इसका 2 F3 कंपोनेंट साइन आएगा, एक इधर R और एक इधर, ठीक है। F3 तो हम इसको लिख R सकते हैं RF साइन ऑफ, एंगल कितना हो जा रहा है R और इसमें ऐसा है F3, और इधर की 90 तरफ माइनस हमारा थी। R वेक्टर, ये एंगल दे रखा है थीटा, तो ये हमको पाई माइनस थीटा आएगा, तो साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। F4 के लिए R इंटू सर F ही लिखेंगे, F ठीक है। अब हम पूछते हैं यहाँ पे, सिंपल सा है ये चीज, लिखने में किसी को ज्यादा कष्ट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क यानी कि टर्निंग एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि कौन सा फोर्स जो है टर्न करा सकता है। F1 करा सकता है, यस सर तो उसके लिए तो RF1 कोई दिक्कत नहीं है। F2 तो 0 पहले से ही आ रहा है, टॉर्क R क्रॉस F भी, और क्या वो रोटेट करा सकता है? बोलो। नो सर नहीं। थर्ड, नो सर 0 इसके लिए भी 0। फोर्थ सर 0 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, R क्रॉस F का वैल्यू है लेकिन टॉर्क 0 है। खैर F2 के लिए तो 0 0 ही हो रहा है। इन दोनों केसेस में कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन फिर भी हमारा टॉर्क जो है वो 0 है,
ठीक है, तो इसीलिए एक्सिस के अबाउट अगर हमको टॉर्क लिखना है तो थोड़े बहुत सावधानी के साथ। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो भी फोर्स एक्सिस को अगर हम उसको एक तीर के जैसा माने, वेक्टर है, तो एक्सिस को कट करके जा रहा है, तो उससे जो फोर्स है वो जो टॉर्क है वो 0 है। तो बुक्स में जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो चीज हम बोल रहे हैं फिलहाल, ठीक है, जनरल वे में भी बोलेंगे। तो यहाँ से बुक में जो लिखा होता है वो लिखते हैं, ठीक है, या फिर छोड़ो बाद में लिखेंगे, फिलहाल सिर्फ समझो। F2 जो फोर्स यहाँ दिख रहा है फिगर में, वो दिख रहा है कि एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम उसको तीर माने तो एक्सिस को कट करता हुआ आगे पार कर जाएगा। F3 भी माने तो उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो इधर आके एक्सिस को कट कर रहा है। तो जो भी फोर्स का फोर्स एक्सिस को कट करता है तो उसका जो बोलते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा, ठीक है। दूसरा, अगर फोर्स पैरेलल टू, यानी कि फोर्स का कंपोनेंट या फोर्स पैरेलल टू एक्सिस हो जाए, यानी कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स पैरेलल टू एक्सिस है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका टॉर्क 0। या फिर सिंपली एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स जो है परपेंडिकुलर हो और एक्सिस को कट करे तो 0, फोर्स पैरेलल टू एक्सिस हो तो 0। क्योंकि F1 जो है ये भी परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, लेकिन एक्सिस को कट करता हुआ भेजता हुआ नहीं जा रहा है, वो एक्सिस से बहुत दूर से पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क है। लेकिन F2 जो है ये भी एक्सिस से परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका टॉर्क 0 है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम स्टेटमेंट ऐसा दे दें कि फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा तो टॉर्क 0 होगा, तो ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि 0 ही हो, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की फोर्स जो है एक्सिस को कट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट कि इफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स या फोर्स कट थ्रू या पासेस थ्रू लिख देते हैं, एक्सिस ऑन एक्सटेंशन, यानी कि फोर्स को अगर एक्सटेंड करते जाए लाइन को, तो अगर एक्सिस को पार्ट करता है देन टॉर्क विल बी 0, ठीक है, टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। सेकेंड, इफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस सिर्फ लिखे हैं, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देन ऑल्सो टॉर्क विल बी 0, ठीक है। टॉर्क हमेशा 0 रहेगा जब अगर फोर्स एक्सिस को कट कर रहा हो या फिर फोर्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इसी चीज को सारे को अगर हम बोल दें तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क अबाउट एक्सिस, एक्सिस जो होगा वही प्रोवाइड करेगा, कली कंपोनेंट ऑफ आर क्रॉस एफ, ठीक है, यानी कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा हो और आर क्रॉस एफ का कंपोनेंट, यानी कि इसकी डायरेक्शन की बात करा जा रहा है, इज पैरेलल टू कंपोनेंट ऑफ इतना पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन हर केस में निकाल के देखते हैं, फर्स्ट वाले में देखेंगे तो पैरेलल हो रहा है, फर्स्ट फोर्स के लिए निकालो आर क्रॉस एफ, तो क्या पैरेलल टू एक्सिस आ रहा है? थंब डाउनवर्ड आ रहा यस सर, है। F2 के लिए अगर निकाल रहे हैं तो एंटी नहीं आ पैरेलल रहा, 90 सर, वो परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर ना आ जा रहा है,
यस यस F2 में कि R इधर है, F इधर है, तो R क्रॉस F करेंगे तो क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर आ जा रहा है एक्सिस के, इस एक्सिस को देखना है। F3 के लिए चेक करो, उसके लिए भी वैसा ही आ रहा है, F4 के लिए भी वैसा ही आ रहा है। तो हमको सिंपल यानी कि इसको याद रखें या फिर इसको याद रखें, दोनों चीज सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारा जो फोर्स लग रहा है, अगर हम R क्रॉस F फाइंड करते हैं और R क्रॉस F का डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स होगा तभी रोटेशन होगा। यानी कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की बात कर रहे थे पहले भी, तो एक्सिस से पैरेलल ही आ रहे थे, यानी कि एक्सिस के लॉन्ग सर्कल में कोई बॉडी रोटेट करता है तो हम लोग जो एक्सेलरेशन या फिर टॉर्क निकालेंगे तो परपेंडिकुलर टू द सेंटर ही आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में रहेगा तभी टॉर्क अप्लाइड होगा। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घटाएगा। ठीक है, तो डोर के केस में ऐसा होता है क्योंकि वहां पे एक पॉइंट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे भी कुंडी ये क्या बोलते हैं उसको, हिंज बोलते हैं शायद, हिंज लगा होता है। ठीक है, जिसके अबाउट डोर अपना रोटेट होता है। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फोर्सेस है R क्रॉस F का वैल्यू कुछ भी आए, यहाँ पे R क्रॉस F टॉर्क तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसकी डायरेक्शन, जैसे कोई भी कंपोनेंट ले लें, किसी भी कंपोनेंट का अगर R क्रॉस F निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो ही उसको रोटेट करा सकता है, नहीं तो नहीं रोटेट करा सकता है। यानी कि टॉर्क सर इस केस में, हाँ राइट हैंड थंब रूल सर वो मेजर करेंगे। डायरेक्शन R क्रॉस F तो राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना है। यस ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट दिखेगा, कोई सा भी रूल वहां बताया जाए, डायरेक्ट देखो कि राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मैग्नेटिज्म में भी जाएंगे हम लोग तो वहां पे देखोगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड, स्क्रू का कितना रूल्स होते हैं, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही रूल है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वहां पे इक्वेशंस आएंगे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है तो राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है इतना? ठीक है, डोर प्रॉब्लम है। लेट्स से कि एक डोर है हमारे पास, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो जगह इसमें हिंज रखा है, यहाँ पे, यहाँ पे। इसका मास m है और डायमेंशन ले लो, ये डिस्टेंस a है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस b है, ये भी डिस्टेंस a है। दरवाजा सभी ने देखा होगा, इस डिस्टेंस को बोल दे रहे हैं c। ठीक है, इसको हमको इसके अबाउट रोटेट करना है, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे बताओ पहले। ग्रेविटी, एक तो ग्रेविटी इसके सेंटर से, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ, सो अटैच्ड है सर, वो जो डोर है सर वो अटैच्ड है तो हाँ मतलब रूम में बैठे हो, कोई सा भी एक डोर का कंसीडर कर सकते हो जिसमें सिर्फ दो जगह हिंज है, खिड़की हो गया कुछ भी, या फिर मान लो कैसे तुम्हारे पास कॉपी ही है, यहाँ पे हम दो जगह हिंज कर रहे हैं। सर हिंज के अबाउट, तो हिंज के अबाउट लग रहा होगा कहाँ कहाँ, इस मान लेते हैं कि फर्स्ट हिंज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे किधर लग रहा है, ऊपर वाले पे, सर अपवर्ड, अपवर्ड तो लग रहा होगा, और सिर्फ अपवर्ड ही, चारों डायरेक्शन में लगना चाहिए। चारों में कैसे लगेगा, देखो जैसे कभी भी हिंज आए तो हमेशा दो डायरेक्शन ही लेते हैं हम लोग,
ठीक है, तो यहाँ पे एक तो अपवर्ड बोल रहे हो तो N1 डैश कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है, लेट से कि हमारे पास ऐसा एक कॉपी होता, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे किल ठोक दें तो ये किधर रोटेट होना चाहेगा बताओ? सिर्फ एक किल है, छोड़ दिए इसको, बस किल को ठोक के छोड़ दिए, किधर रोटेट होना चाहेगा? डाउनवर्ड। ये जो है इधर mg लग रहा है, ये ऐसा रोटेट होना चाहेगा। यस ठीक है, ये ऐसा रोटेट होना चाह रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हिंज पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, इधर हिंज जो है इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। खुद ही एक्सपीरियंस करो कि ये जो है इधर भागना चाहता है, तो ये जो डोर या कॉपी जो भी है हिंज पे इधर राइट साइड में प्रेस कर रहा होगा, तो हिंज जो है उस पे फोर्स किधर लगा रहा होगा? लेफ्ट साइड। यस सर। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको हम हटा दिए, सिर्फ यहाँ पे अब हिंज दिए रहते। ठीक है, अब हम इसको छोड़ते हैं ऐसे ही पोजीशन से, तो भी ये इधर ही जाना भागना चाहता। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो ये जो इधर भागना चाहता है, लेकिन ये जो हिंज है इस पे इधर की तरफ नॉर्मल लगा के रोक रहा होगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे हिंज है तो इस पे इधर नॉर्मल लग रहा है, यहाँ हिंज जो है इस बुक पे इधर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है। क्लियर है? इस बात समझ में आ रहा है? तभी वो सर एक ऐसा। बार फिर से बताइए ना। कौन सा पॉइंट? सर हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल जो लग रहा तो नीचे वाला या ऊपर वाले पॉइंट के लिए? सर दोनों के लिए। सिंगल सिंगल देखो कि एक बार में एक ही जो है हमारे पास, ये खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, कॉपी लिए हो तो यहाँ पे अगर हम इसको दोनों तरफ से उंगली से पकड़ लिए, छोड़ेंगे तो ये इधर की यस तरफ सर। रोटेट होगा। ठीक है, ये इधर भागना चाह रहा है, तो ये जो बुक है वो हमारे इस हिंज पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, हिंज पे बाहर भागने के लिए, लुढ़कने के लिए। बोलो, किधर भागना चाहेगा? सर लेफ्ट साइड। ठीक है, ये वाला एंड जो है इधर की तरफ भागना चाहेगा या फिर लेफ्ट साइड? सर वो वाला एंड हिंज, से राइट। हिंज समझो काटी ठुका हुआ है, काटी ठुका हुआ है। अब बुक को कंसिडर करो, बुक किधर भागना चाहेगा? राइट या लेफ्ट? सर वो तो सर्कुलर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तुम टेबल पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो, इधर की तरफ लुढ़काते हो तो क्या होता है? इसको अगर हम इधर खींचते हैं तो ये वाला एंड इधर नहीं जाना चाहता है, यस सर। सर्कुलर हो या जो भी हो। इस सेंटर मास पे बैठ जाएंगे तो ये रोटेट करना चाहेगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, यस आएगा। सर। ऐसा कुछ शेप होना चाहिए इसका, अगर ये हिंज नहीं होता तो। यस सर। यानी कि अपर एंड किधर की तरफ भाग रहा है? सर राइट साइड। तो वहां पे जो हिंज है वो किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा नहीं जाने देने के लिए? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। यानी कि यहाँ पे हिंज जो है इस पे कितना किधर फोर्स लगा रहा है? इधर। वैसे ही अगर हम देखें तो ये वाला यहाँ पे अगर हिंज होता तो ये एंड इधर भागना चाह रहा है, बोलो। यहाँ पे हिंज होता तो ये वाला एंड को देखे तो किधर भागना चाहता है? लेफ्ट साइड। तो हिंज जो है इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? राइट साइड। चलो, तुम्हारे रूम का दरवाजा है, यस सर। उसमें दो हिंज लगे हुए हैं, ठीक है।
ऐसे भी खड़ा है एकदम, मतलब हवा में लटका हुआ है, नीचे से कोई भी सपोर्ट नहीं है, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है, एज्यूम कर लिए। सर आगे सुन। अगर नीचे वाले, अगर हम जो जहाँ रोटेट होता है उसको खोल दे तो गेट कैसा टेढ़ा हो जाता है, यस सर। बोल, हो जाता है, यानी किधर की तरफ भागता है, जिधर हिंज होता है। यस सर। बात समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है, वैसे ही रूम का दरवाजा से भी तुम सोच सकते हो, बैठ के देखोगे, सोचो कि ऊपर वाला अगर टूट जाए तो किधर लुढ़केगा, नीचे वाला टूट जाए तो किधर लुढ़केगा। खैर, ये चीज आया, ये हम बस डायरेक्शन बताने के लिए बता रहे थे। बाकी अगर हमारे सवाल से मतलब है तो सवाल में अगर हमको न्यूमेरिकली फाइंड करना है तो उसके लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्या करना है, कोई भी हिंज दिखे उस पे दो दो डायरेक्शंस ले लेना है। हमको नहीं पता कि किधर लगेगा, लेफ्ट लगेगा, राइट लगेगा, क्या होगा। ठीक है, तो हम लगा दिए फोर्स। हमेशा हिंज आए तो दो डायरेक्शन लेना है, जीरो आए तो आए, कुछ भी आए, हिंज अगर दिख गया तो नॉर्मल दो डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर और एक एलोंग में, हमेशा। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा हमको रॉड दे दिया है, बोले ये हिंज है, तो एक इससे परपेंडिकुलर, एक इस डायरेक्शन में, हमेशा ये दो डायरेक्शन लोगे तो गलती होने के चांसेस कम है। जीरो आएगा तो आएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपने सवाल पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, दो दो नॉर्मल है, सारे नॉर्मल्स हम लगा दिए, अब कहीं कुछ भी नहीं। यहाँ अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो n1 डैश प्लस n2 डैश अगर लिखते हैं तो ये हमारा mg के बराबर है। और यहाँ n1 और n2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो n1 प्लस n2 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि n1 जो होगा माइनस ऑफ n2 होगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन जो हमने ले रखा है वो किसी ना किसी का उल्टा होगा। तो जैसा कि अपना एक्सपीरियंस से देख रहे हैं कि जो n1 है वो पीछे की तरफ लग रहा है। क्लियर है? हेलो, इतना बात में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, यहाँ पे n1 प्लस n2 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं, एक का डायरेक्शन उल्टा होगा। और जैसा कि अपने एक्सपीरियंस से हम जानते हैं कि n1 जो है, हम जो ले रखे हैं, जो डायरेक्शन दिए हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसका अपोजिट लग रहा होगा। खैर, हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो अपने आप माइनस में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अननोन है 4, इक्वेशंस 2। अब क्या करें? सर टॉर्क। बोलो। टॉर्क, टॉर्क कहाँ पे लगाएं? किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, नेट फोर्स 0 है, किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 ही आएगा। तो हम लोग ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिससे सॉल्व करना आसान हो। ठीक है, तो सबसे आसान कौन सा पॉइंट दिख रहा है हमको? तो हिंज दिख रहा है। यस सर। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं हिंज ए, इसको बोल रहे हैं बी। तो टॉर्क अबाउट अगर हम ए लिखें 0 तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन? n1 और n1 डैश के लिए तो काम खत्म। ठीक है, टॉर्क का अगर बात करें तो n1 और n1 डैश पॉइंट ए पे ही लग रहा है, तो इसके लिए तो काम खत्म, लिखने का जरूरत नहीं है। n2 डैश ये इसी एक्सिस से पास करता हुआ हमको दिख रहा है, यानी कि वहां से अगर लेंगे तो r और इसमें एंगल 180 डिग्री 0 ही होना है। तो बच गया सिर्फ हम n2 और mg के लिए लिखेंगे। तो mg का अगर हम ये डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस हमको लिखना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो mg जो है क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो माइनस mg इनटू वो डिस्टेंस r कितना आ जाएगा बोलो? r हम फिलहाल लिख रहे हैं r sin थीटा, और n2 के लिए प्लस n2 इंटू बी इजकल टू 0। r कैसे पता करें? तो हमको ऐसा दिख रहा है, सेंटर। सेंटर ऑफ मास तो है ही। ठीक है,
ये b जो है सिमेट्रिक है तो ये b/2 होगा और ये c होगा। वैल्यूज दे रखे होंगे तो r का वैल्यू हम पता कर सकते हैं, ये एंगल थीटा भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये r हो गया, mg हो गया, ये 90, तो 90 माइनस थीटा दोनों के बीच में आएगा। तो जो भी आएगा यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, इसको थीटा बोल रहे हैं तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके n2 का वैल्यू पता कर सकते हैं। n2 पता कर लिए तो n1 हमको मिल जाएगा। फिर भी अभी हमको एक इक्वेशन और चाहिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशंस चाहिए। अब चौथा इक्वेशन कहाँ से ला सकते हैं बोलो? So talk about B. टॉर्क अबाउट बी क्या कर देंगे? 0। ठीक है, वहां से लिखेंगे तो n2 और n2 डैश का कहानी खत्म। क्या दिख रहा है हमको? n1 तो अब भले ही यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो जिधर हम साइन लिए हैं उधर ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे n1 जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है तो n1 इंटू बी, ये mg इंटू आर ही आएगा, साइन थीटा ही आएगा, सिमेट्रिक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अच्छा n1 तो आ ही गया था। अच्छा n1 तो आ ही गया था ना, तो b के अबाउट लिखने से कोई फायदा है नहीं, इस इक्वेशन से भी सेम ही आ रहा था। यहाँ से हमको n2 मिलेगा यानी कि n1 भी मिल जाएगा। Yes sir. ठीक है, तो वो इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं। अब हमको n1 n2 मिल चुके हैं mg, अब n2 डैश और n1 डैश चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए लिखने। तो हमको ऐसे पॉइंट पे इक्वेशन चूज करना पड़ेगा कि n1 n2 रहे, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी तो होगा नहीं। इसके बाद हम कहाँ लिखेंगे? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख लेते हैं। So question हाँ? like क्या sick doubt. So जो talk इसमें about aliens है तो उसका एक्सिस क्या? यहाँ तो हम आप फोर्सेस देख रहे हैं, उसके बाद तो हम वो पॉइंट ही मान रहे हैं। क्लियर नहीं हुआ सर, मतलब किस डायरेक्शन में लेते हो? नहीं समझे क्या कर रहे हो? एक्सिस तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ही है यहाँ पे, ए पॉइंट। जैसे डोर है, डोर इक्विलिब्रियम में, अभी हम तो रोटेट करा नहीं रहे हैं। यस सर। ठीक है, रोटेट कराएंगे तब फोर्सेस लगाएंगे, और इन सब जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे इक्विलिब्रियम में खड़ा है वो चीज दिखाने के लिए है बस। ठीक है, रोटेशन जो होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा कुछ फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, तभी हम वो फोर्सेस नहीं लगा रहे हैं, वो फोर्सेस लगाएंगे तब बात की बात है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अगर डोर है, इक्विलिब्रियम में खड़ा है, रूम का दरवाजा कोई खोल के छोड़ दिया है, तो जहाँ पे है वहीं स्थिर है, उस समय की बात हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे यस सर। n फॉर n1 डैश या फिर n2 डैश के लिए हम लोग क्या करेंगे? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ए और बी इसलिए पॉइंट नहीं चूज कर रहे हैं क्योंकि ए से लिए तो n1 हमको मिल गया, n1 मिल गया तो n2 मिल गया है। अब अगर हम वो दोनों पॉइंट लेते हैं तो वही चीज आ रहा है, तुम क्यों ले? तो इसलिए हम सेंटर ऑफ मास से लिए। सेंटर ऑफ मास से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ ध्यान से देखो तो n1 और n2 दोनों तो के लिए अगर लिखते हैं तो क्या आपस में लिख के बताओ, मेरा फिगर बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है इसलिए। यहाँ n1 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस n1 इंटू b/2 आ जाएगा। फिर ये n2 के लिए प्लस n2 b/2 आएगा, और n1 डैश तो n1 डैश माइनस n1 डैश c/2 और n2 डैश भी माइनस में, यही आ रहा है। देखो यहाँ से n1
n1 डैश एंड n2 डैश, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, n2 डैश एंटी क्लॉकवाइज, जब हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो। क्लियर है? इक्वेशन में किसी को दिक्कत? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो इस इक्वेशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखे, उसमें किसी को दिक्कत तो बोलो। नहीं है? No, sir. सर वो डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा, मतलब वो जो पहले जब टॉर्क लेते थे सर, वो एक रॉड मिले हाँ। थे तो इसमें डोर मिले थे तो सर वो एक प्लेन जैसा दिख रहा था, प्लेन में डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा टॉर्क यहाँ का तो एक्सिस हमारा क्या। ये एक्सिस है ना, जब हम एक्सिस ले रहे हैं, ऐसा डोर है, हम इस पॉइंट पे बैठे हैं, तो इस पॉइंट पे ये कैसा रोटेट होगा? ऐसा कुछ होगा। ये हमारा एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया ऐसा। यस सर। ठीक है। यहाँ पे जब हम एक्सिस ले रहे हैं तो ऐसा एक्सिस है, ये मास mg है, तो इसके अबाउट तो ऐसे ही ना रोटेशन हमको दिख रहा है। यस ठीक सर। है, ठीक है, तो ऐसा एक्सिस है। वैसे ही अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं तो n1 इसको देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, ऐसा है। यहाँ पे हम बैठ के देख रहे हैं n1 यहाँ लग रहा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएगा। ये फोर्स ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएगा, लेकिन ये इसको किधर रोटेट करा रहा है? क्लॉकवाइज। तो उसी के हिसाब से हम डायरेक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पे हम बैठ के देख रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लिए, 4 इक्वेशन, 4 अननोन, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे से कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, इसी बार में देखना, उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी हमारा एक बॉडी है, आर्बिट्री शेप का कुछ भी है, ये इस एक्सिस के अबाउट ये लेट से कि ये रोटेट हो रहा है ओमेगा और अल्फा से। ओमेगा अल्फा है तो ओमेगा बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, जो भी है। अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, टर्म वही चीज जो हम लोग पहले यूज कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि अल्फा जो होता है टेंजेंशियल बाई आर होता है, यानी कि ये टेंजेंशियल हम बोल सकते हैं आर अल्फा। क्लियर है? ये हम लोग पहले से जानते हैं सर्कुलर मोशन में कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में इन दोनों का रिलेशन होता है। क्लियर है? एक सेंट्रीपिटल था, वो अलग यस चीज है। सर। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल और अल्फा, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, 80 बोल रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिखना पड़ेगा या फिर सिंबल्स याद रहेगा? सही याद रहेगा, बोलो। सही याद है। एंगुलर एक्सेलरेशन और ये जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, लेट से कि यहाँ पे एक छोटा सा मास है, इसी बॉडी पे ये मास हम बोल रहे हैं कि m1 है। यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है r1 है। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, तो उस रोटेशन पे अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे इस पे एक इधर की तरफ एक टेंजेंशियल लग रहा होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? r1 इंटू अल्फा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो इस पे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स भी जिधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन वन जो लग रहा है वो मास इंटू एस टेंजेंशियल लग रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना? r1 इंटू अल्फा लग रहा है। अगर हम इसके लिए टॉर्क लिखें, ठीक है, इस पॉइंट के लिए टॉर्क लिखते हैं तो क्या लिखेंगे?
R इंटू एफ परपेंडिकुलर ले रखे हैं तो हम R इंटू एफ डायरेक्ट लिख सकते हैं, R1 इंटू F1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई पॉइंट M2 लें तो उसके लिए टॉर्क 2 क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो। यहाँ से ये अगर R2 डिस्टेंस पे M2 R स्क्वायर अल्फा, R2 स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही अगर बहुत सारे रहे तो हम टॉर्क नेट अगर लिखना हो तो ये लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस सब वेक्टर सम, सब एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसा चलता जाएगा तो हम लोग को यहाँ से दिख रहा है सब में अल्फा कॉमन है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता जाएगा और यहाँ पे अल्फा आ रहा है। अंदर वाला चीज हमको कुछ दिखता हुआ देखा देखा सा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये अंदर वाला चीज क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है क्या ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि ये चीज है आई अल्फा, यानी कि टॉर्क और आई अल्फा अगर बात कर रहे हैं आई में रिलेशन तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ रहा है, आई अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। याद करो जब हम लोग फोर्स के बारे में बात करते थे तो एफ नेट बोलते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को रिप्लेस करके आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके आया है एंगुलर एक्सेलरेशन। आई तो है हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर करेंगे तो इस पे वेक्टर, इसका दोनों का डायरेक्शन सेम। एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि टॉर्क और आई दोनों सेम एक्सिस के अबाउट हैं, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट हमको टॉर्क फाइंड करना है उसी एक्सिस के अबाउट आई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी एक्सिस के अबाउट आई और टॉर्क हम किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, दोनों क्या होने चाहिए, सेम एक्सिस के अबाउट। क्लियर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसी एक्सिस से सारा डिस्टेंस मेजर किए। हियर tau and I should be about same axis। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं तो उसी एक्सिस के अबाउट आई भी लिखेंगे, ठीक है। सिमिलर टू एफ इजकल टू एम ए। आई निकालना हम लोग सीख लिए हैं, टॉर्क तो निकाल ही रहे हैं, अभी भी टॉर्क कहीं का नहीं होगा। अल्फा कितना आएगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। लेट से कि हमारा एक्सिस हो गया, रॉड है, ठीक है, मास m है, लेंथ l है। यहाँ पे एज पे एक इधर की तरफ इस पे 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि इस 37 डिग्री पे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा क्या होगा। L है, हाँ अच्छा, मास 3 kg है एंड एल जो है 4 मीटर है। so 10 रेट पर सेकंड। ठीक है, कैसे करेंगे, पर तो यहाँ सेकंड पे हमको दिख रहा है फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स इधर एक फोर्स इधर, 50 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, इधर आ रहा है 50 कॉस ऑफ 37 डिग्री, इधर आ जाएगा 50 साइन 37 डिग्री। ठीक है, हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट ले लिए, ये डिस्टेंस हमको आर दिखा रहा है। तो टॉर्क जो लग रहा है वो इसी के परपेंडिकुलर की तरह लगेगा, नहीं कि आर इंटू एफ परपेंडिकुलर हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4 इंटू 50 कॉस ऑफ 37 डिग्री यानी कि 4/5 यानी कि 160 न्यूटन मीटर।
ये टॉर्क आ गया, हमको अल्फा चाहिए, तो हम जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा भी होता है, तो यहाँ से अल्फा को हम लिख सकते हैं टॉर्क बाई आई। टॉर्क कितना है 160 आई। आई जो है इस एक्सिस के अबाउट आई जो होता है वो ml स्क्वायर बाई 3 होता है, तो 3 कैंसिल 16 मिलेगा, यहाँ से बाई डिवाइड बाई 16 कर देंगे तो 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टॉर्क फाइंड किए, टॉर्क से अल्फा वे फाइंड किए। यही एक्सिस है, इस पोजीशन से हम इसको रिलीज कर रहे हैं, मास m है, लेंथ l है, रिलीज्ड। ठीक है, इस पोजीशन से हम इसको छोड़ दिए, तो एट दिस मोमेंट फाइंड पहला अल्फा, सेकेंड नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कितना लग रहा होगा एंड अल्फा कितना है। हो गया सर एक सर अल्फा आया कहाँ गया सर जी 3g/l 3g/l या 3g/2l, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, यहाँ Yes. से डिस्टेंस l/2 है, तो सर यस टॉर्क सर अगर हम लिखेंगे तो 3g/2 mg/l/2 इसकल टू क्या लिख सकते हैं, आई कितना ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जा रहा है 3g/2l, l कैंसिल mm कैंसिल। नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो हिंज है, तो हिंज के लिए हमेशा हम बोले दो नॉर्मल, इधर की तरफ n1 बोल दे रहे हैं, इधर की तरफ n2 बोल दे रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि n1 जो है उसकी तरफ कोई फोर्सेस नहीं है तो 0 होगा, और n2 जो होगा वो यहाँ पे mg होगा। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमेशा दो कंपोनेंट लो, 0 है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हमेशा लेने। क्लियर है? सर वो नॉर्मल बताइए ना फिर से नॉर्मल हिंज है तो हिंज है तो हमेशा दो कंपोनेंट्स लेने हैं, एक यस सर परपेंडिकुलर टू द बॉडी और एक बॉडी के अलोंग। ठीक है, जैसे इफ रॉड मैक्स सर 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो आप n2 is equal to mg सेकंड हाँ हाँ बोलो। सर इक्विलिब्रियम पे नहीं ना, और इसे नहीं, फ्री अभी मूव भी नहीं है तो जस्ट अभी मूव करने वाला है तभी तो अल्फा आया है। अच्छा ठीक है, अगर हम छोड़े हैं तो 37 डिग्री बना रहा है एट दिस मोमेंट, फाइंड अल्फा एंड नॉर्मल। ठीक है, अगर हम उस रॉड को छोड़े हैं, यहाँ से ऐसा पोजीशन था, इसको इस पोजीशन से छोड़े हैं, तो कुछ देर के बाद कह रहा है कि ऐसा हो गया। ठीक है, लेट्स से ये जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री हो गया, इस केस में अल्फा क्या हुआ होगा एट दिस मोमेंट, और नॉर्मल यहाँ हिंज पे क्या लग रहा होगा।
सर एक सेकंड। हो गया। नॉर्मल आया। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि नॉर्मल का हम डायरेक्शन किधर लें? ऊपर वर्ड और लेफ्ट। ऊपर और लेफ्ट, फिर क्या फायदा? लेफ्ट साइड में क्यों आएगा? ऊपर वाला करेंगे डायरेक्ट, एमजी आएगा। ठीक है, जैसे कि हमेशा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये नीचे भागना चाह रहा होगा तो इधर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक इधर की तरफ। ठीक है, दो नॉर्मल हमेशा ऐसे लेने हैं। रिजल्ट जो है जैसा भी है, ये सब तो सिंपल केसेस हैं, तो ये सब हम लोग आराम से सोच के भी बोल सकते थे कि यहाँ पे नॉर्मल नेट नॉर्मल जो लगेगा वो एमजी ही लगना है, क्योंकि ट्रांसलेशनल नहीं है। खैर ये चीज है। सर तो क्लियर नहीं यहाँ हुआ से सर, अगर नॉर्मल हम वाला एमजी बताएंगे। की, ऐसा है यहाँ पे हमारे हिंज है, तो किधर भी लग रहा होगा एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे, एक पैरेलल टू द सरफेस लेंगे। ठीक है, हिंज कभी भी है, ये दो डायरेक्शन मान लेना है, ले नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हिंज के केस में बहुत बार ऐसे होंगे कि हमको लगेगा कि वहां नॉर्मल है ही नहीं, एक ही डायरेक्शन है, एक ही तरफ लग रहा है, लेकिन लग रहा होता है। इसलिए उस गलती को नहीं करने के लिए हमेशा नॉर्मल हिंज पे दो डायरेक्शन लेने हैं, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस और एक पैरेलल टू द सरफेस। क्लियर है? दिखे या ना दिखे, किधर लग रहा है कोई टेंशन नहीं है, कौन सा सर एमजी डायरेक्शन है ये कैसे आ रहा इसका है सर, वो रिलेशन। समझ नहीं आ रहा। वैल्यू फाइंड करो, आ जाएगा। n1 n2 का वैल्यू फाइंड करो। कितना कितना आ रहा है? ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना दिख रहा है बोलो? यहाँ से ये देखोगे तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी 37 डिग्री दिख रहा है। यस सर। तो mg के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। इधर क्या आ रहा है? mg cos 37 और इधर आ रहा है mg sin 37। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा केस है, इसलिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि n2 जो होगा mg sin 37 होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई तो मोशन हो नहीं रहा है, और n1 जो होगा mg cos 37 होगा। अब यहाँ इन दोनों का नेट फाइंड करेंगे, तो नेट क्या करेंगे? अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, तो mg आ रहा है। ठीक है, सिंपली अगर देखते सर यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, टॉर्क हो रहा, तो सर ये इक्वल कैसे हो जा रहा? क्या चीज? सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, तो सब हॉरिजॉन्टल और अच्छा, कंपोनेंट इस समझिए। मोमेंट की बात किया जा रहा है, ये नॉर्मल कांस्टेंट नहीं रह रहा है, यानी डायरेक्शन दोनों का दोनों तरफ नॉर्मल लग रहा है, परपेंडिकुलर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। इस वाले केस में देखे थे तो सिर्फ परपेंडिकुलर लग रहा था, अलोंग कुछ भी नहीं था। हाँ यस सर। नो सर। ठीक है,
तो वैसे ही अगर हम देख रहे हैं तो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे एट दिस मोमेंट की बात करा जा रहा है, ठीक है, यानी कि इस पार्टिकुलर मोमेंट पे कितना लग रहा है उस चीज की, ठीक है। तो थीटा इसके पास जैसे तो जैसे कुछ चेंज अल्फा हो रहा होगा है। ना सर उस समय। हाँ, तो ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग? तो सर अल्फा होगा तो फिर इसका एक फोर्स होगा ना अल्फा का। अल्फा कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर mg sin cos। नॉर्मल तो नहीं कर रहा है। नो सर। तो mg इसको अल्फा प्रोवाइड किया है तो अल्फा है, एंगल के साथ साथ तो भी चेंज हो रहा है। तो सर तो अल्फा तो फिर बोलो क्या बोलना चाहते हो, क्लियरली बोलो। सर अगर इसका कोई एक्सेलरेशन है तो फिर आपस में तो हाँ, सर ये तो mg cos 37 से ज्यादा होगा ना n1 से। अच्छा, एक्सेलरेशन कौन सा है, रोटेशनल है या ट्रांसलेशनल है? सर ये अल्फा रोटेशनल है। अगर हम उसके जो एक्सिस है वहां पे बैठ जाएंगे तो ये बॉडी क्या करता हुआ दिखेगा, सिर्फ रोटेट करेगा या ट्रांसलेट करेगा? रोटेट। यानी कि अगर हम ये जो n2 और n इसका हम डायरेक्शन ले रहे हैं इधर की तरफ, ये सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो फिक्स्ड है इस मोमेंट पे। यस फिक्स है सर। तो फिक्स्ड है तो दोनों के पॉइंट के बीच में कोई मोशन है या फिर रेस्ट में है? नो सर। एट दिस मोमेंट की ही बात किया जा रहा है, तो इस मोमेंट पे n2 यानी कि अलोंग द बॉडी की बात किया जाए तो n2 और mg sin 37 डिग्री है उसके अलोंग, वो दोनों बीच के पॉइंट का दूरी चेंज हो रहा है या फिक्स्ड है? फिक्स है तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ट्रांसलेशनल रेस्ट पे। मोशन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, यानी कुछ डायरेक्शन में फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस्ड होगा, यस सर। ठीक है। जैसे रेस्ट एंड मोशन जो होता है रिलेटिव टर्म है, और सर n1 और इसीलिए इसका n1 और उसमें भी देख लो, एट दिस मोमेंट इधर, यानी कि जिधर n1 और mg cos 37 डिग्री है उधर दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं क्या, एट दिस मोमेंट की बात किया जाए गिवन फिगर के हिसाब से देखो। सर कुछ अल्फा तो है ना उसके पास। अल्फा है, हाँ। तो सर तो अल्फा है तो उससे हम लोग टेंजेंशियल निकाल सकते हैं ना। तो अल्फा, अच्छा ठीक है, टेंजेंशियल लिखो। सर अल्फा आर। ठीक है, इधर लिखोगे अल्फा आर, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर mg cos थीटा। mg cos थीटा, ठीक है, यानी ये किसके बराबर होगा? सर ये mg होगा, cos थीटा माइनस n2 n1। हम अल्फा किस कहाँ बैठ के देख रहे हैं, यहाँ एक्सिस। पे हम बैठ चुके हैं, यस सर। तो ये जो n1 है इसको रोटेट करा रहा है, अल्फा प्रोवाइड करा रहा है, नो सर। तो हम उसको, उसका टॉर्क होगा कुछ, नो सर। तो उसके लिए उससे अल्फा कुछ आएगा, नो सर। तो फिर हम उसको कंसीडर क्यों करेंगे? यस बोलो, सर। ठीक है। इसलिए नॉर्मल के केस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं यही चीज कि हमेशा दो डायरेक्शन, ठीक है, हिंज के केस में, बाकी जगह परपेंडिकुलर लेने से काम चल जाता है, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर, थैंक यू सर।